सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4 सेमेस्टर गणित विषय पढ़ा रहा हूं और इसमें हम देख रहे हैं आपका राजन सीरीज में बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न पूरा कंप्लीट करा दिया था मैंने और लघुत्तरीय प्रश्नों में 20 प्रश्न मैंने पढ़ा दिए हैं 2 क्लास में। तो ये सभी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, कभी भी आप देख सकते हैं, चाहे अभी जा करके देख लीजिए या इस क्लास के बाद जा करके देख लीजिएगा। लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे लिंक दिखेंगे सभी विषयों की। मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो मैथ का मैंने पूरा क्लासेस लिया है चैप्टर वाइज हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से, वो क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी और साथ ही साथ सभी राजन, पवन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, सभी क्लासेस को आप देख पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगी केवल इस प्लेलिस्ट के माध्यम से ही। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूँ और सभी प्रश्नों को आपको खुद से प्रैक्टिस करते हुए चलना है और मैं भी कराते हुए सही सोल्यूशन बताते हुए आपको चलूंगा। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक क्या होता है? सबसे पहले जो किसी भी आंकड़े में सबसे अधिक बार जो संख्या आती है उसको हम बहुलक कह देते हैं। अब यहाँ पे देखिए आंकड़ा किस प्रकार दिया गया है, बारंबारता बंटन के रूप में दिया गया है, मतलब कि पद दिया गया है, मतलब संख्या दी गई है और उसका बारंबारता दिया गया है। बारंबारता मतलब क्या होता है कि वह संख्या किसी आंकड़े में कितनी बार आई है। जैसे 15 के आगे 2 लिखा है तो मतलब कि 15, ये आंकड़े में इस तरीके से आया होगा। 16 के आगे 4 लिखा है यानी कि 16 जो है वह 4 बार आया होगा। इस तरीके से 17 7 बार आया होगा। इस तरीके से आपका आंकड़ा अगर ऐसे दिया होता तो ऐसे लिखा होता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बारंबारता बंटन के रूप में दिया है, सारणी के रूप में। तो अब यहाँ से बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। जो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही पद आपका क्या होगा, वही आपका बहुलक होगा। तो 7 बारंबारता सबसे अधिक 17 पद की है तो 17 क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। बहुलक 17 होगा, 7 नहीं, यह गलती मत करिएगा। ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, निम्न चित्र में O वृत्त का केंद्र है, कोण BAC का मान 40 अंश, तो कोण OBC और कोण OCB का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक कोण आपको कोण BAC यानी कि ये वाला कोण दिया है। देखिए B फिर A और C यानी कि कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, तो ये 40 अंश दिया हुआ है। अब देखिए कौन सा पूछ रहा है, कोण OBC यानी कि ये वाला कोण और OCB यानी कि ये वाला कोण, ये दोनों कोण आपसे पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे हम प्रमेय लगाएंगे वृत्त का। वृत्त का नियम होता है कि किसी जीवा, जैसे ये BC एक जीवा है, इस जीवा के द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण, इस जीवा के द्वारा केंद्र पे कौन सा कोण बन रहा है, BC रेखा के द्वारा केंद्र पे जो कोण बन रहा है उसे वो कौन सा है, BOC। ये कोण होता है दुगुना इसी के द्वारा परिधि पे बने कोण के, यानी कि BC द्वारा ही परिधि पे A बिंदु पे जो कोण बन रहा है कोण BAC। तो ये आपका नियम होता है, किसी भी वृत्त में किसी जीवा द्वारा केंद्र पे आंतरित कोण परिधि पे आंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो कोण BOC 2 गुना BAC 40 अंश। ठीक, अब तो BOC कितना हो गया, BOC हो गया 80 अंश, ये 80 अंश हो गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि जो OB है ये भी R है और OC जो है वो भी R है। तो किसी भी त्रिभुज में जो आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ये नियम हम लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कोण OBC बराबर होगा कोण OCB के। ठीक है, ये दोनों कोण जो हमको निकालने हैं ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख भुजाएं जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये जो 2 कोण होते हैं जो बराबर
भुजाओं के सामने के कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब तीनों कोणों का योग जो होगा वह कितना होगा, 180 अंश, और इसको अगर x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, यानी कि 80 अंश धन 2x बराबर 180, और 2x बराबर 100 हो जाएगा, 80 घट जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 50 अंश आ जाएगा x का मान, यानी कि OBC और OCB दोनों कोणों का मान 50 अंश आ जाएगा। देखिए यहाँ से इन्होंने थीटा माना है, हमने x माना था, तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है संख्या 23। एक बाघ की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर, बाघ के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर के 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बाग है, बाग में एक रास्ता है, बाग की पहले लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, लंबाई है 180 मीटर और चौड़ाई है 120 मीटर, और बाग के बीचों बीच ये 3 मीटर का रास्ता है। इस रास्ते की जो चौड़ाई है वह 3 मीटर है। ठीक है, एक दूसरे पे समकोण पे काट रहे हैं रास्ते, और मिट्टी डलवाने का खर्च पूछा जा रहा है। रास्ते पे मिट्टी डलवाने का खर्च पूछ रहा है, जबकि 1 वर्ग मीटर में दिया है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर के दर से मिट्टी का खर्च आएगा। अब देखिए पहले खर्च निकालने के लिए आप क्या करेंगे, खर्च निकालने के लिए हमको पहले पता होना चाहिए कितने वर्ग मीटर पे मिट्टी डलनी है, कितने क्षेत्रफल पे मिट्टी डलनी है, यानी कि हमको चाहिए होगा इस रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का क्षेत्रफल हमको चाहिए होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए ये रास्ता क्या है, आयत के नुमा है, आयत नुमा है, तो निकाल लीजिए। ये देखिए इसकी लंबाई जो हो जाएगी, लंबाई इसके बराबर हो जाएगी, आयत की लंबाई के बराबर, और चौड़ाई जो हो जाएगी वह 3 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो ये लंबाई के तरफ जो रास्ता जा रहा है वो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 120 गुणे 3, और फिर इसका क्षेत्रफल ये दूसरे रास्ते का जो चौड़ाई के इधर है, तो इसकी जो लंबाई होगी वह चौड़ाई के बराबर होगी, तो 180 प्लस 180 गुणे 3 हो जाएगा, 3 मीटर इसकी चौड़ाई। और ये बीच वाला पार्ट आप देखिए कि ये दोनों में कॉमन है, दोनों जगह अगर क्षेत्रफल आप निकालना है तो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो एक बार इस बीच वाले का क्षेत्रफल हम लोग घटा देंगे तो हमको एग्जैक्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा जो जितना मिट्टी डलना है। ठीक है, तो जैसे एक बार मिट्टी डल जाएगा तो दोबारा तो मिट्टी डलेगा नहीं, तो इसलिए ये बीच वाला क्षेत्रफल घटेगा। और ये देखिए इसकी जो लंबाई होगी वो 3 मीटर होगी, चौड़ाई 3 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल घटा दीजिए 3 गुणे 3। अब एग्जैक्ट क्षेत्रफल आपको मिल गया जिसपे मिट्टी डलवानी है, तो ये हो जाएगा 360 धन 180 गुणे 3। अब देखिए लंबाई वाला ये है 180 गुणे 3, और ये चौड़ाई वाला है 120 गुणे 3, और घटाया है ये बीच में जो कॉमन है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 900, 900 माइनस 9, 891 वर्ग मीटर ये आ जाएगा। अब 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्चा है, तो क्षेत्रफल पता चल गया। अब क्षेत्रफल में दर का गुणा कर देंगे तो हमें पूरा खर्च मिल जाएगा। तो रास्ते पे मिट्टी डलवाने का खर्च हो जाएगा 18,711 रुपए। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कैलकुलेट जो है वह गलत किया है, जो उत्तर आपका आएगा वह आएगा 10,692 रुपए। ठीक है, इतना रुपए आ जाएगा। तो इस तरीके से अब आप ये प्रश्न समझ गए होंगे, सही क्षेत्रफल बस यहाँ पे निकालना था, बाकी तो आप कर ही लोगे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हमको ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता है कि जिस संख्या का वर्गमूल लिया जा सकता हो, जैसे 9 है, 9 का वर्गमूल ले लेते हैं तो 3 आ जाता है। तो इसी तरीके से हमको 9 एक अंक की सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, जैसे 4 भी तो एक अंक की संख्या है, इसका भी वर्गमूल 2 आता है, लेकिन अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा, एक अंक की सबसे बड़ी वर्गमूल
पूर्ण वर्ग संख्या तो वह क्या होगा, 9 होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपसे अब कितने अंकों का पूछ रहा है, यहाँ पे 6 अंकों का पूछ रहा है। 6 अंकों का पूछ रहा है तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। तो 6 बार आप 9 लिख देंगे, ये हो जाएगा 9,99,999। ये सबसे बड़ी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक, तो इसके आसपास की हम संख्या देखेंगे कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यह कैसे देखेंगे, यह हम देखेंगे जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालना मैंने आपको बताया भाग विधि से, वैसे ही हम लोग इसको चेक करेंगे कि इसके आसपास की, इससे बिल्कुल पास की कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। ये कैसे चेक होगा, ये आप अब यहाँ पे देखिए। अब देखिए, भाग विधि आपने सीखा है किस तरीके से हम लोग भाग देते हैं और वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले दाहिने तरफ से जोड़ा बनाना शुरू करते हैं। एक जोड़ा ये मिल गया हमको, दो संख्याओं का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, और फिर ये, तो इस तरीके से 3 जोड़े बन गए। अब भाग देना हम शुरू करेंगे। भाग देना शुरू करेंगे तो पहला जोड़ा हमको यहाँ पे मिलेगा 99 का। तो 99 के बराबर या उससे कम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे, ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका वर्ग जो होगा वह 99 के बराबर यानी 99 से छोटा हो। तो 9 का वर्ग आपको मिलेगा, क्योंकि 10 का वर्ग 100 हो जाता है, तो 9 का वर्ग जो होगा वह 81 हो जाएगा। यहाँ 9 ऊपर ले लीजिए, ठीक है, ऊपर 9 लिख देंगे और यहाँ नीचे एक बार 9 लिख देंगे, और ये 9 9 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 18, और यहाँ पे एक इकाई का स्थान छोड़ देंगे। अब यहाँ पे घटाइए तो ये आ जाएगा 8 और 1 18। अब देखिए, यहाँ इकाई का स्थान खाली है, तो ये अब 3 अंक की संख्या बनेगी जो भाजक है, भाग जिससे देंगे, तो इसलिए अगली संख्या उतर जाएगी 99। अगला जोड़ा उतार लीजिए। अब इसके बाद देखिए, हम जो भी संख्या यहाँ पे रखेंगे 18 के बगल 1 से 9 तक की संख्या रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 से गुणा होगा और ये हो जाएगा 181। लेकिन अब हमको कैसी संख्या रखनी है जो 1899 के बराबर या उससे छोटी हो। तो हम लोग क्या रखेंगे, हम लोग सबसे 2 देखेंगे तो 2 भी उसके करीब नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तो इस तरीके से 9 जो हमको मिलेगा, 9 का गुणा होगा इसमें अब, ठीक है। तो 9 9 81 के 1 हासिल लगा 8 और 9 8 72 और 8 80 हो जाएगा। 8 हासिल आ जाएगा, 9 9 और 8 ये हो जाएगा 17। तो 1701 आ जाएगा। यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे, 9 यहाँ लिखेंगे तो 9 से गुणा होगा और 9 यहाँ ऊपर भी लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए, घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 8 9 1 198। ठीक, 198 हो गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे 9 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 8 हासिल लगा 1, ये हो जाएगा 9 और ये 198 हो गया। अब इसके बाद इकाई का स्थान यहाँ फिर छूटा रहेगा। अब फिर देखिए, संख्या बड़ी हो चुकी है तो 99 उतार लेंगे और यहाँ पे देखिए कितने से हम भाग करें कि 19,000 के बराबर आ जाए। तो 9 से भाग कर देंगे, पूरा पूरा 9 से जाएगा, फिर यहाँ 9 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, 9 से यहाँ पे गुणा भी हो जाएगा, 9 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17,901। ठीक, अब इसके बाद देखिए, हासिल बच जाएगा आपका 1998। यहाँ पे ये बच जाएगा शेषफल, ठीक है, 9 बार जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 999 आपको वर्गमूल मिल रहा है और इसके बाद आप आगे भाग नहीं दे पाओगे, क्योंकि ये जो संख्या है वह बहुत बड़ी हो गई है, ठीक है। तो अब ये जो पूरी संख्या है, इसमें से अगर हम लोग ये जो शेषफल बचा है, यही अगर नहीं होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग होती। तो इसीलिए इस संख्या में से हम 1998 अगर घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9 9। ये जो संख्या होगी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी और किसका वर्ग होगी, 999 का वर्ग जो होगा वह
9,98,001 होगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या मिल जाएगा, 9,98,001, ठीक है, जो कि 999 का वर्ग होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोल रहा कि एक आयताकार बाग है, ठीक, लंबाई उसकी जो है वह चौड़ाई की 3 गुनी है। हमने जो माना लंबाई बराबर x है, ठीक है, अगर लंबाई ना छोड़िए पहले आप चौड़ाई मानिए। माना चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, उसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि लंबाई हो जाएगा 3x, ठीक। अब इसके बाद बोल रहा है कि क्षेत्रफल जो है एरिया क्या होता है, a इंटू बी होता है, इसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एरिया आपको दिया गया है 243 और लंबाई आपको पता है 3x, चौड़ाई आपको पता है x। अब इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 243 बटा 3, 3 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब 3 से भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा 81, ठीक, और x बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 9। x का मान मिल जाएगा आपको 9, तो लंबाई जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा 27 मीटर और चौड़ाई जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 9 मीटर। तो यहाँ पे बाग की लंबाई पूछा है तो लंबाई आ जाएगा 27 मीटर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 26 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है, आप कर लोगे। देखिए आप तो दो तरीके से गुणनखंड किया जा सकता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। आप जैसे b वाले को जो x वाला पार्ट होता है इसको दो पार्ट में हम लोग बांट के गुणनखंड करते हैं, या फिर इसको वर्ग बना करके गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो जहां पे वर्ग बनने लायक रहता है वहां पे वर्ग बन जाता है। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जहां पे आप देखिए कि ये इस तरीके से आप बना सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में, वहां पे ऐसे आपको बनाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अब ये पद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, इसी का गुणनखंड करना है। अब पहला आपको देखिए ए स्क्वायर दिख रहा है और आपको इन बाकी दो पदों में कोई ऐसा दिख रहा है जिसको आप बी स्क्वायर बना सकते हैं, जिसको स्क्वायर का रूप दे सकते हैं। तो ये 9/4 है। तो 9/4 को कितना लिखा जा सकता है, 3/2 का होल स्क्वायर। और ये 3x जो है इसको 2ab के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। a आपका यहाँ पे x है और b है 3/2। तो इसको 3x को भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे x गुणे 3/2 ऐसा लिखा जा सकता है। बिल्कुल 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या, 3x। तो इस तरीके से अब ये इसने देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर का रूप ले लिया। a की जगह है x और b की जगह है 3/2, तो ये हो जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। और गुणनखंड के रूप में इस बार दो के गुणे के रूप में इसको लिख दीजिए, x धन 3/2 एक ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी यही हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। यहाँ पे दो समीकरण दिए गए हैं, देखिए 2x - 3y = 13 और 7x - 2y = 20। तो ये दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों का हल निकालना है, मतलब कि x के वो मान हमको निकालने हैं x और y के जिसके लिए दोनों समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों, ठीक। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसकी दो विधियां होती हैं, एक होता है विलोपन विधि और दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों की मदद से दोनों समीकरणों में किसी एक x या y का जो कोफिशिएंट है उसको बराबर कर लेते हैं और उसके बाद घटा के उस जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग खत्म कर देते हैं और एक बचता है और एक से हम लोग को मान मिल जाता है। फिर एक का मान मिल गया तो दूसरे का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख के निकाल लेते हैं, ये होता है आपका विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, एक समीकरण से एक x या y का मान निकाल लेते हैं
और उसी x या y का मान हम दूसरे समीकरण में रख देते हैं। उसी प्रकार से फिर दूसरे समीकरण से मान निकल जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या विलोपन विधि लगा सकते हैं। जैसे 2x माइनस 3y बराबर 13 दिया गया है और 7x माइनस 2y बराबर 20 दिया गया है। अब देखिए समीकरण में दोनों तरफ अगर किसी संख्या से हम गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से, क्योंकि हम y का जो कोफिशिएंट है वह बराबर करना चाहते हैं। देखिए 2 से गुणा होगा 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब बराबर कर लीजिए। तो 2 से गुणा होकर के ये पहला समीकरण जो हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा 4x, सभी पदों में 2 से गुणा हो जाएगा, 4x माइनस 6y बराबर 26 के, और इसमें 3 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, x माइनस 6y बराबर, देखिए हो जाएगा 3 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 60, और इसको चौथा समीकरण मान लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखिए दोनों का माइनस है, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा, अब घटाएंगे तो 21x माइनस 21x हो जाएगा और माइनस 6y प्लस 6y, और ये 60 जो हो जाएगा घट जाएगा। अब इसके बाद देखिए 4x में से माइनस 21x होगा तो माइनस 17x बचेगा, और फिर ये माइनस 6y प्लस 6y जीरो हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। इसके बाद देखिए 26 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा माइनस 34, और x बराबर अगर लिखना चाहें तो माइनस 34 बटे माइनस 17, माइनस माइनस कट जाएगा और 17 से 2 बार में ये कट जाएगा, x का मान 2 आ गया। x की वैल्यू अब हमको 2 मिल गई। अब इस 2 को किसी भी समीकरण में रख दीजिए, पहला समीकरण इसी में रख दीजिए, 2 का गुणा 2 में हो जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर माइनस 3y बराबर 13। अब माइनस 3y को उधर भेज दीजिए, माइनस 3y को इधर ही रखते हैं और 4 को उधर भेज देते हैं, तो 13 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9 के, और y बराबर हो जाएगा 9 बटे माइनस 3, 3 बार में कट जाएगा और माइनस बचा हुआ तो ये माइनस 3। तो इस तरीके से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 3, और x की वैल्यू 2। तो ये समीकरण के हल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 से निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए 40 छात्रों का आयु बताया गया है, जैसे 10 साल का कोई छात्र है, कोई 12 का, कोई 14 का, कोई 16 का, कोई 18 का। तो 10 साल के कितने छात्र हैं, 4 छात्र हैं, 12 साल के 8 हैं, 14 साल के 12 हैं, ठीक है। तो सेम उम्र भी तो हो ही सकती है, तो समान उम्र के 14 वर्ष के 12 छात्र हैं, 16 वर्ष के 6 छात्र हैं, 18 वर्ष के 10 छात्र हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि इनका माध्यिका ज्ञात कीजिए इसी उम्र का। तो ये कैसे निकालते हैं, जब माध्यिका निकालने में आपको इस तरीके से सारणी दी रहती है तो हम लोग इसमें एक और बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से सारणी बना लेते हैं। देखिए आयु जो वर्षों में दिया गया उसको लिख लीजिए, 10, 12, 14, 16 और 18 इस तरीके से लिख लिया। अब 10 की जो बारंबारता दी हुई है उसको बारंबारता वाले कॉलम में लिख लीजिए। 10 के आगे 4, 12 के आगे 8, 14 के आगे 12, 16 के आगे 6, 18 के आगे 6। अब इसके बाद एक काम और करते हैं, संचयी बारंबारता लिखते हैं। संचयी बारंबारता मतलब बारंबारता को जोड़ के लिखना, बारंबारता को जोड़ के लिखना। अब देखिए 4 से पहले कोई बारंबारता नहीं आ रही है तो 0 + 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक। अब इसके बाद 4 बारंबारता आ चुकी है तो 4 में 4 पहले की और 8 अब, ये हो जाएगा 12। यहाँ पे 0-4 बराबर 4 हुआ था। अब इसी तरीके से 12 बारंबारता आ चुकी है और 12 फिर आ रही, तो 12 12 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 24। अब 24 बारंबारता आ चुकी है और 16 के 6 पद और आ रहे हैं तो ये हो जाएगा 30 पद अब तक आ चुके हैं, और फिर 30 पद अब तक आ चुके हैं, 10 पद और आ रहे हैं किसके, 18 के। तो ये 40 बारंबारता इस तरीके से हो जाएगी, ठीक। संचयी बारंबारता के लास्ट में आपको टोटल जो मिलेगा वो बारंबारता का टोटल होगा। अब यहाँ पे आपने संचयी बारंबारता अब इस तरीके से सारणी बना लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ध्यान देना है कि कितने पद आपको दिए गए हैं, कितनी बारंबारता का योग कितना है। बारंबारता का योग जो होगा वही n होगा, वही नंबर ऑफ
नंबर्स होगा, वही संख्याओं की संख्या होगी। तो n की जो वैल्यू है यहाँ पे 40 छात्रों का आयु दिया गया है। 40 संख्या का हमको माध्यिका निकालना है। तो 40 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह इवन नंबर वाला लगेगा। वो होता है 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद का मान, 2वां पद, फिर n/2 धन 1वां पद का मान। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 1/2 और n का मान कितना है, 40 है, तो ये हो जाएगा 20वें पद का मान, ठीक। और प्लस ये हो जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे, n/2 20 धन 1 21वें पद का मान, 21वां पद। तो अब देखिए, अब आप 20वां और 21वां पद कहाँ पे खोजेंगे, कैसे आप निकालेंगे? यहीं पे संचयी बारंबारता का इस्तेमाल होता है। जैसे 4 पद यहाँ तक आ चुके, फिर उसके बाद 12 पद यहाँ तक आ चुके। 12 के बाद आप देखेंगे तो 12 पद और 14 के आ रहे हैं। तो 12 के बाद 13वां पद जो है, 14वां पद है, 15वां पद, 16वां पद, 17वां पद, 18वां पद, 19वां पद, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, सब किसमें आ रहे हैं? सब ये 14 वर्ष के बच्चे हैं, सब 14 वर्ष का पद है, ठीक। तो इस तरीके से 20वां और 21वां पद जो होगा वह 14 का होगा। उसका मान कितना होगा? 14 पद का मान हमको रखना है। संचयी बारंबारता से हमें पता चल रहा है कि पद कहाँ पे है, और उस पद का मान उस संचयी बारंबारता के आगे देखेंगे। तो इस तरीके से 14 और धन 14, तो 14 और 14 जोड़ देंगे 28/2, ये भी 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा? 14। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 29, 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, cot 45 होता है 1 और cot स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 4 गुणे 1 का स्क्वायर, फिर धन सेक स्क्वायर 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री आपका cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो सेक कितना हो जाएगा? उसका उल्टा 1/2 का 2 हो जाएगा इसका मान। तो ये हो जाएगा धन 2 का स्क्वायर, फिर धन साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए 4 धन 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4, 4 धन 4 धन, ये स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, तो 1/4 ये आ जाएगा। अब इसके बाद जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 8 धन 1/4। अब हर समान करेंगे तो 8 में 4 का गुणा होगा 32, 32 धन 1 33/4, ये आपका मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब घनाभ आपको दिया है, उसका माप दिया है, और इसी के आयतन के बराबर वाले घन की भुजा का माप निकालना हमको। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि घनाभ का आयतन कितना है। तो ये निकालने के लिए 98 गुणे 42 गुणे 18 कर देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही आपको करना है। तो ये कर देंगे, ये निकालेंगे 98 गुणे 42 गुणे 18, तो ये आ जाएगा 74,088 घन सेंटीमीटर। अब इसी के बराबर आयतन वाले घन की भुजा हमको निकालनी है। मतलब घन का आयतन हमको पता चल गया इतना होगा, तो उसकी भुजा बस निकालना है। तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब हमको पता है इसी के बराबर है आयतन, तो ये हो जाएगा 74,088। अब देखिए एक क्यूब आपको निकालना है, तो इसके बाद अब इसको आप देखिए, सभी को तोड़ के आप लिख लीजिए, सभी को तोड़ के आप लिखेंगे। जैसे ये हमने निकाला था, इसको ऐसे ही आपको रख लेना था, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 98 गुणे 42 गुणे 18। अब इन सभी का अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, तो आप क्यूब रूट आसानी से निकाल पाओगे। देखिए 42 को आप कितना लिख सकते हैं? 7 छक 42, तो इसको 42 को 7 गुणे 6 लिख देंगे। और 98 को कितना लिख सकते हैं? 98 देखिए किससे कटता है? 2 से तो कटेगा ही, तो इसको लिखिए 2 गुणे और फिर 49 आएगा 2 से, तो उसको 7 गुणे 7 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया।
49 दूनी 98 ये हो गया और 42 हो गया और 18 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे आपको सब मिल जाएंगे लगभग। अब देखिए ये 6 को 2 गुणे 3 लिखा जा सकता है, यानी कि ये हो गया 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यहाँ पे देखिए 3 भी 3 बार है और 2 भी आपका 3 बार है और 7 तो 3 बार है ही, तो a का मान जो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप जो घनमूल है वह आसानी से निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड की मदद से। तो कहीं आप देखेंगे अभाज्य गुणनखंड की मदद से आप आसानी से निकाल पाओगे, कहीं आप भाग विधि लगाने जाओगे तो आसानी से, लेकिन भाग विधि क्यूब रूट वाला आपको थोड़ा दिक्कत देगा क्योंकि संख्याएं बड़ी हो जाती है। इसी तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आप तोड़ लीजिएगा संख्या को और आसानी से आप निकाल पाओगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ सभी प्रश्न मैंने आपको सही सही बता दिए हल। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यह साथ साथ आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर भी कर दें ताकि आपके मित्रों को भी अच्छे से सभी प्रश्न समझ में आए, वो प्रैक्टिस कर पाएं और किसी का भी बैक ना लगे। बैक सुन के बहुत दुख होता है, तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिए, इस क्लास को लाइक करिए, समय रहते सभी लोग पढ़ लें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सभी विषय आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाए गए हैं, बिल्कुल क्रमवार तरीके से। तो सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से पढ़िए और अपनी बेस्ट तैयारी करने के लिए आप हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको पूरी सुविधा हर एक चीज की मिल जाएगी, वहां आप बिना डिस्टरबेंस के पढ़ पाओगे, वह आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बाकी के प्रश्नों के साथ। अभी आपके प्रश्न बचे हुए हैं लघुत्तरी के, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।